This is my 7th video of bookkeeping and accountancy for SYGC students of Maharashtra as per revised syllabus 2021. Okay. Now मैंने जो अब तक वो सिखाया है वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ. फोर्थ लेक्चर से यानी कि फोर्थ वीडियो से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमने स्टार्ट किया, यानी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की थियोरी स्टार्ट कर दी, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो ट्रायल बैलेंस तक हम कैसे पहुँचते हैं प्राइमरी बुक से लेकर, और फिर जो ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस किन चीज़ों से बनता है यानी कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उनका पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होता है. अब उसी के बाद हम लोगों ने फिफ्थ लेक्चर में यानी कि फिफ्थ वीडियो में क्या पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिकॉर्ड होता है. फिर मैंने जो नेक्स्ट वीडियो 6 वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको नया जो इंट्रोडक्शन हुआ यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में सिखाया. ठीक है. जो कैपिटल और ड्राइंग्स होता है वो भी पर्सनल अकाउंट का ही पार्ट होता है, लेकिन वो यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट में जाने वाला था, इसलिए मैंने ट्रायल बैलेंस के चार्ट में उनके नाम नहीं लिखे थे. राइट. तो मैंने आपको वो डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ही उसकी इफेक्ट सिखाए. ठीक है. अब आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में. ओके. वैसे तो लास्ट ईयर आप लोगों ने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा हुआ ही है. बच्चों, यहाँ तक मैंने जितना भी सिखाया है प्लीज़ आपकी नोटबुक में सब नोट कर लीजिए. मैं हर एक वीडियो बहुत डिटेल में बना रही हूँ ताकि आप लोग हर एक चीज़ अच्छे से नोट कर सको, आपके खुद के नोट्स बना सको. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट. ओके. इट्स नॉट एन अकाउंट. राइट. क्योंकि बैलेंस शीट हमें क्या दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे, और वो पर्टिकुलर डे क्या होता है, हमारा ईयर एंडिंग होता है. ठीक है. और हमें ये भी पता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड करते हैं और राइट हैंड साइड में एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं. राइट. ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है. ओके. तभी अगर आप देखोगे प्रोफॉर्मा में भी तो आप बैलेंस शीट एज ऑन लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखोगे. ट्रेडिंग अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द ईयर एंडेड आएगा, लेकिन बैलेंस शीट में एज ऑन ही आएगा. अब इसका क्या रीज़न है ना, जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हम लोग वो सिर्फ पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए ही बनाते हैं, यानी हमें करंट ईयर का ही रिजल्ट जानना होता है कि करंट ईयर में यानी कि जो हमने ईयर में बिजनेस किया उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस. हम आगे और पीछे वाले सालों के बारे में इसको रिकॉर्ड करेंगे नहीं, वरना हमें जो प्रॉफिट्स मिलेंगे वो गलत मिलेंगे. ठीक है. जबकि बैलेंस शीट तो क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट है, तो इसमें एज ऑन इसलिए लिखा जाता है यानी कि टिल डेट. ओके. बिजनेस के पास जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है. ओके. नाउ ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ एसेट्स बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस से यहाँ पे अवेलेबल है, या कुछ एसेट्स हम लोगों ने 5 साल पहले 10 साल पहले खरीदी, या जो करंट एसेट्स है वो ईयरली बेसिस पे चेंज होती है. वैसे ही लायबिलिटीज़ भी लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह जो होते हैं वो पुरानी यानी कि मोर देन 1 ईयर की भी लायबिलिटीज़ हो सकते हैं. तो यानी हमें टिल डेट हमारे पास जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं वो सब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, तभी हमें करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा. ठीक है. ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. ओके. और आप आपकी नोटबुक में फॉर्मेट रेडी कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, यहाँ पे कॉर्नर में DRCR नहीं आएगा बिकॉज बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट एन अकाउंट. ओके. आप इस तरीके से फॉर्मेट रेडी कर दीजिए और इसमें सब चीज़ें नोट करते जाइए जैसे मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है. ना सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आपको लायबिलिटी साइड में दिख रहा है. ओके. ना हमें पता है कि बैलेंस शीट जो है वो किससे बनता है, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट. तो आप वो चार्ट वापस रेफर कर सकते हैं, आप उसमें देख के समझ सकते हो. ठीक है. अब पर्सनल अकाउंट के जितने भी क्रेडिट बैलेंस है वो सब मेरे लिए क्या है, लायबिलिटीज़ है, यानी कि बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है. सो कैपिटल भी लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, बिकॉज पार्टनर्स अलग है और बिजनेस अलग है. ओके. तो बिजनेस ने क्या किया है, पार्टनर से कैपिटल लिया है. सो जो कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सीखा कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो एट द एंड आपको जो बैलेंस कैरिड डाउन मिलेगा वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा. तो जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब यहाँ पे हम लोग कुछ लाइंस लीव कर देंगे. ठीक है. तो कैपिटल अकाउंट आएगा. लेकिन अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड आपको क्वेश्चन पूछा है तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दोगे जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, अगर उसमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया गया है तो. ठीक है. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसे लिख सकते हो. फिर आप नीचे देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट. अगर हम लोगों ने फिक्स कैपिटल मेथड बनाया है तो जब हम करंट अकाउंट क्लोज करेंगे और उसका बैलेंस हमें मिलेगा तो वो यहाँ पे जाएगा, या फिर
अगर हमें डेबिट बैलेंस, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है जो मैंने रेक्टिफाई किया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है तो यहाँ पे हमें बैलेंस मिलेगा जो एसेट्स में जाएगा। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था कि कौन से साइड का बैलेंस लायबिलिटीज़ में जाएगा और कौन से साइड का एसेट्स में जाएगा। ठीक है, तो आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो। देन उसके बाद जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब ये दो चीज़ें क्या होती है ना, चले पहले जनरल रिजर्व की बात करते हैं। जनरल रिजर्व का मतलब होता है जैसे आपके घर में भी मॉम और डैड अगर कुछ कमा रहे हैं, ओके, तो वो जो भी अर्निंग्स है उसमें से घर का खर्चा निकालने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, राइट, उसे अलग अलग फंड्स में सेव करते हैं। ओके, तो एक जो फंड होता है घर में भी होता है, वो हमेशा हमेशा मम्मी संभाल के कहीं ना कहीं कोने में कुछ पैसे ज़रूर रखेगी फॉर इमरजेंसी। ओके, तो वैसे ही बिजनेस में भी क्या किया जाता है, पूरा ही प्रॉफिट बांट नहीं लिया जाता है, उसमें से कुछ हिस्सा जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इमरजेंसी फंड है, कॉन्टीजेंसी फंड है कि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आई तो रातों रात कोई बैंक हमें लोन नहीं देगा, तो ये रिजर्व फंड तब उस वक्त यूज़ होगा जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे। का रिजर्व फंड भी पूछा जा सकता है, इसका दूसरा नाम रिजर्व फंड भी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ओके, अभी जैसे मैंने आपको जनरल रिजर्व के बारे में बताया कि वो जो होता है प्रॉफिट का एक हिस्सा उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर इमरजेंसी। नाउ सेम वे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी कि अगर बचा हुआ प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमें 100% जो प्रॉफिट है उसमें से 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, तो और पार्टनर सोचेंगे कि और 10% हम लोग बिजनेस में ही रहने देते हैं, वो हम आपस में नहीं बांटेंगे, तो और 10% उन्होंने कहाँ पे डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो बाकी का जो 80% होगा वो आपस में वो लोग अपने बांटेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो यानी उन्होंने पूरा प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कैपिटल में इंक्लूड नहीं किया, तो उसी को बोला जाता है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड जो लॉस अकाउंट है वो एसेट साइड में भी दिया होता है जब वो एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं, यानी पिछले कुछ सालों के अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो वो भी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो आपको एसेट साइड में दिया होगा। समझ में आया? ठीक है, सो ये दोनों इफेक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, फिर लोन लिया हमने मॉर्गेज यानी कि गिरवी रख के, कुछ भी हमने मॉर्गेज किया है। फिर बैंक लोन, ओके, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर पार्टनर से हम लोन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ना इस पे कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो मैं एडजस्टमेंट्स के टाइम पे डिस्कस करूँगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब मैंने आपको चार्ट में दिया हुआ है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और दूसरा पॉइंट है प्रोविजन फॉर टैक्सेस। अभी सभी फर्म्स को यानी कंपनीज को पता होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बाद में मुझे टैक्स भरना है। ठीक है, और इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद उनको अंदाज़ा आ ही जाता है कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, तो पहले से ही वो पैसा क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं कि वो टैक्स का पैसा है, हमें उसको पे करने के लिए हम लोगों ने एक रिजर्व बना के रखा है। समझ में आया? तो उसे बोला जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ओके, तो लायबिलिटीज़ है, वो पैसा आई मीन पार्टनर्स कहीं और पे यूज़ कर सकते नहीं है। दैट फंड विल बी ऑलवेज यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके, अब यहाँ पे एसेट्स में हमने क्या देखा था कि जो भी रियल अकाउंट है, यानी रियल अकाउंट में क्या आता है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में भी टैंजिबल और इनटैंजिबल, और जो पर्सनल अकाउंट है जिनका डेबिट बैलेंस होता है वो सब यहाँ पे एसेट्स में आएंगे। आप देख सकते हो गुडविल है, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है। ये वाला हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो वैल्यू एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो यहाँ से लेस होगा एसेट्स में से, और ये हमारे लिए क्या है, लॉस है। तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। ये एडजस्टमेंट में भी हम वापस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप एसेट इनर कॉलम में लिखोगे और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके वो आउटर कॉलम में जाएगा। ठीक है, सो डिलीवरी और मोटर वैन है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये सारी हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ना लीज होल्ड प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म भाड़े पे ली हुई प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी जैसे कोई हमने प्रॉपर्टी या शॉप जो है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लीज पे ली है, तो उसका आपने रेंट या जो भी अमाउंट है आपने एक साथ पेमेंट कर दिया है, तो इसलिए इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो आपका क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ठीक है, पेटेंट्स ये इंटेंजिबल एसेट है। लूज टूल्स,
इन्वेस्टमेंट्स, ना इन्वेस्टमेंट्स मतलब हम लोगों ने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका अमाउंट यहाँ पे इनर कॉलम में दिया है गलती से, लेकिन वो आउटर कॉलम में जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, यानी स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, लूज टूल्स होते हैं, वो सब भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, उसका भी डेप्रिसिएशन है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये क्या है, हमारे पर्सनल अकाउंट्स है। देन लोन्स एंड एडवांसेस, यानी कि लोन गिवन टू, हमने अगर किसी को लोन या एडवांस में पैसा दिया है। क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। एक इफेक्ट हमने कहाँ पे देखा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ये एसेट जाएगा, क्योंकि ये अनसोल्ड स्टॉक है, हम इसे एडजस्टमेंट में भी देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दो इफेक्ट ये बता दे रही हूँ। देन उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, नाउ सन्ड्री डेटर्स पे भी कुछ एडजस्टमेंट आएंगे, और यहाँ पे मिस्टेक है इसलिए मैंने इसको रेड बॉक्स किया हुआ है, तो आप फिलहाल से सन्ड्री डेटर्स लिख के रखिए, बाकी का एडजस्टमेंट हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको लिखवा दूंगी। तो आप यहाँ पे बाकी की ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। देन इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ओके, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी एक एडजस्टमेंट का पार्ट है ना। क्लेम मतलब क्या होता है कि हमारा कुछ नुकसान हो गया है, यानी कि लॉस, गुड्स लॉस बाय फायर, या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, या गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट है, लेकिन हम लोग उसका जो प्रोसीजर है वो कर चुके हैं और हमें अमाउंट सैंक्शन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, इसलिए उसे क्या बोला जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। बाकी बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, और मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको बता दिया है ना। यहाँ पे है ना एक्चुअली टोटल का रो नहीं दिया है जो आपको लिखना है। बैलेंस शीट एट द एंड आपका क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा कि जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें होती है वो कहाँ जाती है, उसकी इफेक्ट्स क्या होते हैं, ओके। यहाँ तक आई होप आपको समझा होगा, और आप ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रेडी कर दीजिएगा आपके नोटबुक में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, और अभी आगे हम लोग क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वह तो वन बाय वन हम लोग सारे एडजस्टमेंट सीखते जाएंगे। नाउ हमें ये भी पता है कि ट्रायल बैलेंस का जो रहता है वो ऑलवेज उसका वन इफेक्ट रहता है, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स रहते हैं उसके मिनिमम दो इफेक्ट्स रहते हैं। नाउ सबसे पहले हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। नाउ क्लोजिंग स्टॉक का हमें पता है कि दो इफेक्ट क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको डिस्कस किया, आपके साथ डिस्कस किया है मैंने। पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, ये हमारा डेबिट इफेक्ट हो गया, बिकॉज एसेट्स ऑलवेज कैरीज अ डेबिट बैलेंस, एंड लायबिलिटीज ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, ओके। सो एसेट्स में जाएगा क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी है जब तक ये बिका नहीं है, और दूसरा ये इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट, बिकॉज जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके, वो गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है, तो गुड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो भी रिकॉर्ड करता है। अभी जो ओपनिंग स्टॉक है वो तो कोई एक्सपेंस नहीं है, लेकिन वो इनफ्लो ऑफ गुड्स है, यानी पिछले साल से वो आपके पास इस साल में आया, और जो आपने नया प्रोड्यूस किया वो सब आपका क्या हो गया, परचेज हो गया, उस पर आपने जो भी खर्चा किया, राइट। उसके बाद आउटफ्लो ऑफ गुड्स क्या हुआ, सेल्स हुआ, ठीक है। और फिर अदर वे में अगर आपके गुड्स बाहर जाते हैं, यानी कि गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, तो वो सब भी उसमें रिकॉर्ड होगा। अब क्लोजिंग स्टॉक भी है जो इस साल से निकल के अभी कहाँ पे जाने वाला है, नेक्स्ट ईयर में जाने वाला है, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ही है, लेकिन उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ गुड्स भी रिकॉर्ड होता है, इसलिए उसमें गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी आएंगे। ये दो बच्चों ने डाउट्स पूछे थे, तो यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल आपको क्या ध्यान रखना है, दैट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। आपको क्वेश्चन में अगर दो वैल्यूज दी है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो उसमें से जो लेस वैल्यू है वो आपको लेना है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड रूल यू हैव टू फॉलो इज कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन भी हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं ना। उसका पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लेस फ्रॉम एसेट्स, यानी बैलेंस शीट में से माइनस होगा, ये अभी अभी ये भी हमने फॉर्मेट के साथ डिस्कस किया, और ये हमारे लिए क्या है, लॉस। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। थर्ड हमारा एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके ना। उसका हम लोग इफेक्ट देखेंगे, ये भी हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी एक्सपेंसेस पेएबल है, ड्यू है, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड टू एक्सपेंस। ओके, अब हमें पता ही है कि कौन से एक्सपेंस कहाँ जाने वाले हैं, यानी हमें पता है कि अगर वेजेस है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस लिख के कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ट्रायल बैलेंस हम पहले ही मार्क कर चुके होंगे, तो हमें पता ही है कि हमने सैलरी या वेजेस को कहाँ मार्क किया हुआ है, तो जस्ट राइट ऐड टू एक्सपेंसेस। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज ये हमारे लिए पेएबल एक्सपेंसेस है। समझ में आया ये, राइट। देन नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम्स, उसी का मैंने ऑपोजिट लिया हुआ है। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो भी क्या होगा, ऐड टू इनकम्स, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, तो आपको कॉमनली याद रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो या आउटस्टैंडिंग इनकम हो, दोनों ही ऐड हो रहे हैं। ओके, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड हो रहा है, इनकम है तो इनकम में ऐड हो रहा है। लेकिन अगर खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी जाएगा, और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो एसेट जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे ऑपोजिट करके याद रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। नाउ नेक्स्ट है एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस आप बोल सकते हो, तो उल्टा है, ऑपोजिट है, कि प्रीपेड है या एडवांस है तो वो क्या हो जाएगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है उसका एसेट्स में जाएगा इफेक्ट, यानी कि बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, क्योंकि जो आप खर्चा पे कर चुके हो उसका बेनिफिट आपके लिए क्या है, रिसीवेबल है। जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में भी एग्जांपल दिया था कि अगर आपने रेंट एडवांस में दे दिया है 3 या 4 महीने का या पूरे साल का दे दिया है, तो आपको उस प्रॉपर्टी से कोई निकाल सकता नहीं है, तो आपको उतने ड्यूरेशन का बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। इन केस इन इमरजेंसी लैंडलॉर्ड अगर वो जगह बेच देता है और 1 मंथ एडवांस नोटिस देता है तो वो आपको क्या करेगा, पैसा रिटर्न करेगा। तो दोनों ही हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, या तो हमें पैसा वापस मिलेगा या तो हमें बेनिफिट मिलेगा, इसलिए एसेट्स में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांस इनकम्स। नाउ एडवांस इनकम अगेन एडवांस है तो क्या हो जाएगा वो, यस, लेस फ्रॉम इनकम हो जाएगा। ओके, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगा, क्योंकि हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग समझाते वक्त भी इसका एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमें कोई पार्टी एडवांस में पैसा दे देती है ऑर्डर के लिए, तो अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उनका पैसा चुकाएं या तो उनको ऑर्डर कंप्लीट करके दें। ठीक है, सो वो हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो वैसे ही आप 5th और 6th को अपोजिट वे में याद रख सकते हो कि एडवांस है तो ऑलवेज लेस ही होने वाला है, एक्सपेंस में से भी और इनकम में से भी। लेकिन अगर एडवांस एक्सपेंस है यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो एसेट्स में जाएगा, और अगर एडवांस इनकम है तो कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, और ये एडजस्टमेंट्स हम लास्ट ईयर भी कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, इसका रूल हमें अच्छे से याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होगा, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम हो, और एडवांस हमेशा क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आगे के एडजस्टमेंट्स। नाउ 7th है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस का मतलब क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने मार्च मंथ में कुछ भी परचेज किया, 25 तारीख को, 27 तारीख को, यानी 25, 27 हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे वो परचेज किया है, और वो हम रिकॉर्ड करना भूल गए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो अभी हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बच्चों मैं बता दूं कि एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होते हैं, जो आपने लास्ट वीक पूरा चैप्टर भी पढ़ा है। ओके, तो ये अनरिकॉर्डेड परचेस मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ओमिशन हो गया, आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए इस ट्रांजैक्शन को, राइट। सो अब हम रिकॉर्ड करेंगे, तो परचेज नहीं रिकॉर्ड किया था तो उसमें क्या कर देंगे हम लोग, ऐड टू परचेज, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, देन दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड, ऐड टू क्रेडिटर्स। ओके, अब मुझे ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मुझे कैसे पता कि क्रेडिट परचेज ही है, राइट, आपके दिमाग में भी आता होगा ये क्वेश्चन। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस ये क्रेडिट क्यों है, क्योंकि अगर कैश परचेसेस होता तो जो कैश काउंटर पे जो मेन कैशियर बैठता है वो डेली का डेली कैश मैच करता है। ठीक है, तो कैश परचेसेस अगर होता तो उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होता या हमने कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो वो हमें तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था इसीलिए रिकॉर्ड नहीं भी किया, तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या हो गया, टैली हो गया। समझ में आया, राइट, क्योंकि मेन कैशियर के पास जैसे ही कैश आता है वो तुरंत उसकी एंट्री करता है,
ओके तो अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ और परचेज में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ये कौन सा एरर हो गया, वन साइडेड एरर हो गया। तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली ही नहीं होता, तो उसी वक्त हमें पता चल जाता कि एरर क्या है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन ये अनरिकॉर्डेड परचेज जो है वो क्रेडिट परचेसेस ही होता है, इसीलिए पूरा ट्रांजैक्शन ओमिट हो गया, फिर भी वो दोनों हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। सो परचेसेस हम सप्लायर से करते हैं, इसलिए वो एड टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। उसी का आप ऑपोजिट याद रख सकते हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स। तो ये भी वैसे ही है, अनरिकॉर्डेड सेल्स एड टू क्या हो जाएगा, सेल्स, ओके, और एड टू क्या हो जाएगा, डेटर्स। समझ में आया ये, आप उसी का ऑपोजिट याद रख सकते हो, यानी एसेट साइड में एड टू डेटर्स और एड टू सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको समझाया था जब भी ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का मीनिंग समझाया था कि जो डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है वो दोनों ही सेम है, यानी कि दोनों ही डेटर्स है। लेकिन बिल्स रिसीवेबल उसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम उनसे लिखवा के लेते हैं। अभी मार्केट में रोज़ नए नए कस्टमर्स आते हैं, तो हर एक पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अगर कुछ नई पार्टीज़ होती है या जो हमें डाउटफुल रहता है कि यहाँ से हमें पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनसे हम एक रिटर्न फॉर्मेट में क्या करते हैं, लिखवा के लेते हैं कि आप इतने मंथ्स के बाद हमें पैसा दोगे, और दोनों बायर सेलर क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं, ठीक है। अब वो बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, डिसऑनर, मतलब सामने वाले ने टाइम पे पैसा दिया नहीं, तो अब क्या होगा, बिल कैंसल्ड हो गया, राइट। तो बिल कैंसल्ड हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि एक इफेक्ट हो जाएगा कि लेस फ्रॉम क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, यानी बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो गया तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल हो गया। अब दूसरा, अब सिर्फ एक ही बार बिल कैंसल्ड हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम तुरंत उसको बैड डेट्स में डाल देंगे, नहीं, सामने वाले ने टाइम मांगा होगा, राइट। तो अभी भी वो हमारा क्या है, डेटर है, तो हम क्या करेंगे, ऐड टू डेटर्स, उससे अभी भी हमारा पैसा लेना बाकी है, तो बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो अभी भी हमारा क्या है, डेटर है, ओके। सो हमें उससे पैसा मिलना बाकी है। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल डिसऑनर, ओके, उसी का ऑपोजिट है। नाउ बिल्स पेएबल डिसऑनर अगेन द सेम, हम पर किसी ने बिल ड्रॉन किया था, हमारे लिए वो पेएबल था, लेकिन हम टाइम पे पैसा नहीं दे पाए, सो हमारे लिए इफेक्ट क्या हो जाएगा, वापस वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, पैसे तो चुकाने ही है, राइट, तो वो एड टू क्रेडिटर्स हो जाएगा, और लेस फ्रॉम क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर दोनों ही एसेट्स में इफेक्ट हो रहे हैं, और जो बिल्स पेएबल डिसऑनर है उसका भी दोनों का लायबिलिटीज में इफेक्ट हो रहा है, ओके। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझा होगा, ठीक है। अभी ये जितने भी मैंने आपको 10 ट्रांजैक्शंस करवाए हैं, यानी कि एडजस्टमेंट्स करवाए हैं, ये भी आप आपकी नोटबुक में रिकॉर्ड करके रखिए, लिख के रखिए अच्छे से, और इसे अच्छे से लर्न करके रखिए, ठीक है। आगे के मैं वीडियो में और इससे आगे के ट्रांजैक्शन यानी कि एडजस्टमेंट्स लूँगी, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7, 8, 9 और 10 इस पर खास करके ध्यान दीजिएगा, आगे के आप जो एडजस्टमेंट हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, जो मैंने लास्ट टाइम आपको टेस्ट क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर्स है ये। पार्टनरशिप फर्म इज ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, फॉल्स, इट इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, फॉल्स, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। कैरेज इनवर्ड इज कैरेज ऑन परचेसेस, ट्रू। Indirect expenses are debited to trading account, no. Direct expenses are debited to trading account. Net profit is debit balance of profit and loss account, false, okay. Net profit किसका होता है, credit balance of profit and loss account होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले आंसर दिया था गौरांग तिवारी ने, देन सेकेंड पोजीशन पे अगेन टाई हो गया, ओके। पहले नाम है शाम तबरेज फिरोज खान, देन ज्योति प्रजापति, जिसका नाम लास्ट टाइम मैंने सीता प्रजापति लिखा था, तो शी हैज़ रेक्टिफाइड इट कि मेरा नाम ज्योति है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। आंचल शाह, देन थर्ड पोजीशन पे अगेन टाई हो गई आदित्य नायर, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन मनीषा प्रजापति, जो डॉट वाला स्टूडेंट था लास्ट टाइम, वो उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम मनीषा प्रजापति है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मनीषा, देन ज्योति and Aditya are constant students who are giving continuously answers, and even Anchal Shah also, right? Okay, congratulations all of you students, keep learning, okay, and keep giving answers. आज के हमारे लेक्चर के क्वेश्चंस है, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि आपको आंसर लिखना है अग्री और डिसअग्री, इट इज लाइक अ ट्रू और फॉल्स ओनली, बट यू हैव टू राइट अग्री और डिसअग्री। करंट अकाउंट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस,
It is compulsory to have a partnership agreement in writing. The balance of capital account remains constant under fixed capital method. Profit and loss account reflects true financial position. And interest on capital is an expenditure for the partnership firm. ठीक है, ये आपको आंसर्स देने हैं. आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा, राइट? कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय बाय, टेक केयर.